एडी सिंह बाबू स्टेडियम तक फैला हजरतगंज एक जमाने में पूरी दुनिया में विख्यात रहा है और यहाँ की गंजिन बड़े बड़े लोगों ने की है। लखनऊ लज्जतों का, मसर्रतों का और उम्दा कारीगरों का शहर है। इन्हीं माहिर कारीगरों की सौगात है चिकनकारी। यूं तो पूरा लखनऊ चिकनकारी का मरकज है, लेकिन चौक का इलाका इसकी जान है। दौर कोई भी रहा हो, लखनऊ की माटी से नगीने पैदा होते रहे। जिक्र कथक के रत्न बिरजू महाराज का हो या मौसीकी के बादशाह नौशाद का, बात शायरी के राजकुमार मजाज की हो या ठुमरी के सुरों की मल्लिका बेगम अख्तर की, लखनऊ की विरासत नायाब रही है। आज ग्लोबलाइजेशन का दौर है, संस्कृतियां आपस में मिल रही हैं। आज इसी लखनऊ ने मॉल, फास्ट फूड, आधुनिक लिबास भी अपना लिया है। कुछ नई इमारतों ने लखनऊ की शान में बेइंतहा इजाफा भी किया है। सन 1914 में बनकर तैयार हुआ लखनऊ का मशहूर चारबाग रेलवे स्टेशन भी इन्हीं में से एक है, जिसकी स्थापत्य कला राजधानी शैली की है। हालांकि शाम अवध का चर्चा दुनिया करती है, लेकिन जरा सुबह लखनऊ का रूहानी उरूज तो देखिए। जब सूरज को सलाम करते हुए मंदिरों की घंटियां, मस्जिदों की अजानें और गुरुद्वारों से कुर्बानी फजाओं को पवित्र करती हुई कानों के जरिए रूह तक पहुंचती है, तो ये सहसा लखनऊ की तारीफ में दिल कह उठता है कि लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, क्या है ताकत आसमां की जो छुड़ाए लखनऊ। पर इन आंखों से छिपता नहीं। एक अलग जज्बा है इनका, समय को रोक रखा है, काल को मोड़ रखा है। भूखे प्यासे कब से जागे, अपनों से दूर मन को बांधे। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं। लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं। आंखें होती हैं नम, पर हौसले नहीं है कम। इनमें से कोई थकता नहीं, महसूस कर सकते हो बस। इनकी दास्तां कोई कहता नहीं। ये देश आपके निस्वार्थ सेवा भावना को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ और विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर आज एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। कौशल विकास मंत्रालय द्वारा आज इस मौके पर किया जाएगा एक डिजिटल सम्मेलन का आयोजन। राजस्थान में सचिन पायलट और समर्थक विधायकों को हटाने के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर खतरा बरकरार। गहलोत ने की कैबिनेट की आपात बैठक, भाजपा ने राज्य सरकार से की तत्काल बहुमत साबित करने की मांग। भारत और चीन के बीच चौथे दौर की सैन्य वार्ता समाप्त। बातचीत का मुख्य फोकस पेंगोंग त्सो झील के फिंगर 4 और डेप्सांग इलाकों में सेनाओं के पीछे हटने पर रहा।
लगातार बारिश से असम में बाढ़ के हालात गंभीर। राज्य में 33 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। बाढ़ से कल 9 और लोगों की मौत के बाद राज्य में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 59। बिहार में कोसी, बागमती, कमला बलान नदियों का पानी खतरे के स्तर से ऊपर। मानव संसाधन विकास मंत्री ने देश में डिजिटल पढ़ाई से जुड़े प्रज्ञता दिशा निर्देशों को किया जारी। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए रोजाना ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा की गई तय। प्री प्राइमरी की कक्षाओं के लिए हर रोज अधिकतम 30 मिनट की समय सीमा। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी हर रोज 30 से 40 मिनट के अधिकतम 2 ऑनलाइन क्लासेस ही कर सकेंगे। देश में कोरोना से रिकवरी रेट सक्रिय मामलों की तुलना में करीब 2 गुनी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, वैक्सीन को विकसित करने की प्रक्रिया में भारत की अहम भूमिका। राज्यों को टेस्ट बढ़ाने की दी गई सलाह। बिहार में कल से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन। बेंगलुरु में भी 22 जुलाई तक लागू है लॉकडाउन। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हांगकांग के तरजीही व्यापार दर्जे को खत्म करते हुए हांगकांग स्वायत्त कानून पर किए दस्तखत। चीन को कोरोना संक्रमण के फैलाव के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए WHO को बताया चीन की कठपुतली। विदेशी छात्रों के लिए वीजा संबंधित विवादित निर्देशों को भी ट्रंप प्रशासन ने लिया वापस। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व युवा कौशल दिवस और स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की 5वीं वर्षगांठ के मौके पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस मौके पर कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा एक डिजिटल कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन भारत सरकार की एक पहल है जो देश के युवाओं को स्किल सेट के साथ सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, जो कि उन्हें अपने काम के माहौल में अधिक रोजगार परक और अधिक उत्पादक बनाते हैं। स्किल इंडिया कई क्षेत्रों में पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है जो कि नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के तहत उद्योग और सरकार दोनों द्वारा मान्यता प्राप्त मानकों से जुड़े होते हैं। यह विशेष पाठ्यक्रम एक व्यक्ति को काम के व्यावहारिक वितरण पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, साथ ही उसे अपनी तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने में भी काफी मदद करता है, ताकि वो अपनी नौकरी के पहले दिन के लिए तैयार हो और कंपनियों को उसे अपनी नौकरी प्रोफाइल के लिए ट्रेनिंग में इन्वेस्टमेंट न करना पड़े। और अब खबर राजस्थान से है। राजस्थान में कांग्रेस में पड़ी फूट के बाद राज्य में सियासी तस्वीरें अब तेजी से बदल रही हैं। राज्य मंत्रिमंडल से सचिन पायलट, रमेश मीणा और विश्वेंद्र सिंह को हटाने के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रस्ताव को राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्वीकार कर लिया है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री के पद और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सरकार में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को चुना है, तो वहीं राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मुकेश भाकर को हटा दिया गया है। इसके अलावा पायलट के और भी कई करीबी लोगों पर भी गाज गिरी है। विश्वेंद्र सिंह को पर्यटन मंत्री और रमेश मीणा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के पद से हटा दिया गया है। कल भी अशोक गहलोत ने एक बार फिर से विधायकों की बैठक बुलाकर अपनी शक्ति दिखाई और 109 विधायकों का समर्थन हासिल होने का दावा किया, जिसके बाद कांग्रेस के बागी विधायकों ने गहलोत का विधानसभा के अंदर शक्ति परीक्षण करने की चुनौती दी है। तो लगातार राजस्थान में जो सियासी घटनाक्रम है वो लगातार तेजी से बदलता जा रहा है। सचिन पायलट को कांग्रेस ने अब बाहर का रास्ता दिखा दिया है। उधर अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने राज्य सरकार से तत्काल बहुमत साबित करने की मांग की है। और आज क्योंकि सरकार जिस तरह की परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से माइनॉरिटी की गवर्नमेंट है, अल्पमत में सरकार है, और अब सरकार फिर अपनी सत्ता को बचाने के लिए कुर्सी को किस तरह से मंत्री पदों का, विभिन्न प्रलोभनों का और उसके अतिरिक्त संसदीय सचिव बनाने के नाम पर कितनी तरह की रेवड़ियां बांटेंगी, कुर्सी अपनी बचाने में सफल होगी न होगी, ये भविष्य का सवाल है।
लेकिन एक बात तय है कि इसकी कीमत यदि किसी को चुकानी पड़ेगी तो वो राजस्थान की जनता को चुकानी पड़ेगी। और मैं राजस्थान की जनता के माध्यम से, जनता की तरफ से आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में एक काले जो है अक्षरों से अंकित राजस्थान के इतिहास में किया जाएगा। तो इस पूरे प्रकरण को कहीं न कहीं इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा, ऐसा बीजेपी कह रही है। लेकिन बहुत ही तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और हमारे साथ मुरारी गुप्ता सीधे जयपुर से जिस वक्त जुड़ गए हैं। मुरारी नमस्कार। और सबसे पहला सवाल वो यही कि आज बहुत सारी मीटिंग्स भी होने वाली हैं, बीजेपी की भी आज मीटिंग होने वाली है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और क्या कुछ मुख्य फोकस रहेगा इस मीटिंग का? असीम, अगर राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम की बात करें तो यहाँ 200 सदस्य वाली विधानसभा में जो बहुमत का नंबर है वो 101 है जी। यदि गहलोत गुट की बात करें तो उनका लगातार दावा है कि वो 101 यानी कि 100 से ऊपर उनके पास नंबर है। उधर ही सचिन पायलट के गुट लगातार कह रहा है कि हमारे पास 30 विधायकों का समर्थन है। हालांकि इस बीच भाजपा की कल बैठक हुई जिसमें गुलाब चंद कटारिया जो प्रतिपक्ष के नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और इसके अलावा राजेंद्र राठौड़ सहित कई नेताओं ने बैठक की और उनका साफ कहना था कि सरकार इस समय अल्पमत में है और ये सरकार बर्खास्त होनी चाहिए, उनका ऐसा कहना था। इस बीच हनुमान बेनीवाल जो आरएलपी के सांसद भी हैं और संयोजक भी है, उनका भी कहना था कि जितने भी विधायक हैं उन पर राजस्थान सरकार ने पुलिस का पहरा बैठा रखा है। यदि पुलिस को हटा दिया जाए तो बहुत सारे विधायक टूटकर वापस बीजेपी सरकार या सरकार से दूर छिटक सकते हैं। आज भी बहुत सारी बैठक होने वाली है जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता उसमें शामिल होंगे। आसिम, ठीक है मुरारी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अजय विक्रम सिंह भी लगातार ताजा अपडेट और इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। अजय, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहला सवाल यही कि अब आगे का रास्ता सचिन पायलट के लिए क्या है, क्योंकि अब उन्हें कांग्रेस ने जिस तरह से हटा दिया उप मुख्यमंत्री के पद से और उसके बाद जो प्रदेश अध्यक्ष है उसके पद से, अब आगे की राह सचिन पायलट के लिए क्या है? ये ऐसी आज सचिन पायलट एक बयान जारी करेंगे। कल की घटना के बाद कुछ करके कोई औपचारिक बयान नहीं आया, केवल एक ट्वीट आया था। तकरीबन 12 बजे करीब उनका एक बयान आएगा और उस बयान में वो अपने आगे की रणनीति की घोषणा करेंगे, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। उसका उम्मीद यही की जा रही है कि कांग्रेस की तरफ से कल भी उनको मनाने की काफी कोशिश की गई थी। मुख्यमंत्री और सदस्य हटाने के बाद भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की तरफ से एक बार फिर से कोशिश की गई थी कि उनसे बात की जाए, लेकिन अभी तक इससे कोई सकारात्मक संकेत नहीं आया है। तो इससे यही लगता है कि सचिन पायलट या तो अपनी कोई नई पार्टी बना सकते हैं या फिर क्या वो रणनीति करेंगे, ये देखने की बात है। बहुत ही कुछ रखा है सचिन पायलट ने और वो फिलहाल अपना फोन बंद रखे हुए हैं और किसी से बात नहीं कर रहे। इसके साथ ही साथ सचिन पायलट ने जिस तरह से माहौल बनाया और जिस तरह से राजस्थान की स्थिति बनी, उसमें अशोक गहलोत एक विजयी मुद्रा में बाहर निकले हैं और अशोक गहलोत इस वक्त जीत बता रहे हैं। लेकिन जो जानकार हैं और कांग्रेस को कायदे से समझने करीब आने वाले लोग हैं, वो इस बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि अशोक गहलोत फिलहाल कुछ फौरी तौर पर जरूर अपनी जीत हासिल कर ली हो या उसको दिखा रहे हो, लेकिन ये कांग्रेस के लिए एक बहुत दूरगामी क्षति है, क्योंकि सचिन पायलट केवल कांग्रेस के एक नेता ही नहीं थे, एक युवाओं के लिए एक आदर्श की तरह बने हुए थे पूरे कांग्रेस पार्टी में। इसीलिए हमने देखा कि तमाम युवा नेता, चाहे वो बिल्कुल जी अजय, इन सभी नेताओं ने इस पर अपनी बात रखी है। और कल संजय झा जो प्रवक्ता थे कांग्रेस के, हालांकि उनको प्रवक्ता से हटा दिया गया था। बिल्कुल, और जैसा कि अजय आप बता रहे हैं कि बहुत ही अहम बयान आज सचिन पायलट की तरफ से आने वाला है, क्या कुछ वो बयान होगा उस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, समय की कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और मुरारी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जयपुर से इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ेंगे आगे। भारत और चीन की सेनाओं के बीच कल लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक हुई। ये अहम बैठक थी। दोनों देशों के बीच ये बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से में चुशुल के पास आयोजित हुई।
इस बातचीत में दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ऊंचाई वाले क्षेत्र में शांति और अमन की बहाली को अंतिम रोड मैप देने की कोशिश की गई। 8 घंटे तक चली इस बैठक में सेनाओं को पीछे हटने की प्रक्रिया के दूसरे चरण को शुरू करने पर चर्चा हुई। वार्ता के मुख्य जोर पैंगोंग त्सो क्षेत्र में फिंगर 4 और देपसांग प्लेन में सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया को तेज करने पर बैठक हुई। और अब बात बारिश और बाढ़ की। असम के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है, जिसके कारण प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर अब 32,94,127 हो गई है, जो कि राज्य में अब तक सबसे अधिक है। बारपेटा जिला बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहीं दक्षिण सलमरा और मोरीगांव जिलों में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य में 1,28,000 हेक्टेयर से अधिक फसलें जलमग्न हैं। कल बाढ़ से 9 और लोगों की मौत हो जाने के बाद राज्य में इस मौसम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। राज्य भर में 517 राहत शिविरों में 44,000 से ज्यादा लोगों को शरण दी गई है। वहीं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के कुल क्षेत्रफल का 95% हिस्सा जलमग्न है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और एनडीआरएफ राहत और बचाव कार्यों में लगातार जुटे हुए हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कमल बोरा इस वक्त जुड़े हुए हैं। कमल, सबसे पहले आपसे यही सवाल कि लगातार वहां बारिश का जो और बाढ़ का जो है वो स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इस वक्त मौसम के हवाले से क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी बिल्कुल, लगभग संडे को ही जो मेट डिपार्टमेंट की ओर से ये आशंका जारी किया गया था कि अगले 78 आवर्स में जो ये 72 आवर्स में यहाँ पे बारिश होने वाला है, तो उसके हिसाब से आज के दिन भी यहाँ पे बारिश होने का संभावना काफी है, क्योंकि कल रात को भी कभी जोरों से बारिश हुआ था असम के लगभग हर एक क्षेत्र में। तो ये बारिश का सिलसिला जो है अगले एक दो दिनों तक जारी रहेगा, ये आशंका व्यक्त किया गया था। अगर ऐसा सच में होता है तो असम का जो ये बाढ़ परिस्थिति और भी गंभीर होने का आशंका तो बनी हुई है। तो अभी भी परिस्थिति जो ये पिछले 24 घंटों में जो ये 10 से 11 लाख लोग नया लोग जो ये प्रभावित हुए हैं, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ने का संभावना अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ये पूरा बाढ़ परिस्थिति जो ये बारिश के ऊपर ही निर्भर है। और बारिश जहां तक होने का आशंका अभी भी बना हुआ है, तो परिस्थिति और भी गंभीर होने का आशंका अभी भी बना हुआ है। असीम, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कमल, इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। और असम के साथ साथ बिहार में भी स्थिति बहुत खराब है। बिहार में भी अधिकतर इलाकों में हो रही लगातार बारिश से जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। दरभंगा में 2 गांवों में बाढ़ का पानी सड़कों, घरों और चौराहों तक आ गया है। नदी की तलहटी में बसे गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और इनका सड़क से संपर्क टूट गया है। जिले के कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में कमला नदी तबाही मचा रही है। इससे करीब 55,000 की आबादी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। भागलपुर में कोसी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और भारी बारिश के कारण नौगछिया में एक स्कूल इमारत के ढहने की खबर है। वहीं मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। उधर पश्चिमी चंपारण के बगहा इलाके में भारी बारिश के कारण भारत नेपाल सीमा के तराई क्षेत्र चकदहवा में बाढ़ का पानी घुस गया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सलमान हैदर पटना से जुड़े हुए हैं। सलमान, जो उत्तर बिहार है वो लगातार हर साल हम देखते हैं कि इस तरह की स्थितियों से दो चार होता है। इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? किस तरह से लोगों तक राहत सामग्री और राहत पहुंचाई जा रही है? देखिए असीम, ये जो बाढ़ आई है क्योंकि मानसून अपने समय से आ गया और काफी बारिश हुई है। खास तौर से जो नेपाल का जो तराई वाला इलाका है और उससे जुड़ा जो बिहार का इलाका है, वहां पर नेपाल से पानी काफी आ रहा है, जिसकी वजह से ये स्थिति पैदा हो गई है। अभी पश्चिमी चंपारण की बात करें तो सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति पश्चिमी चंपारण में ही है, क्योंकि वहां गंडक बैराज से लगातार पानी छोड़ना पड़ रहा है। 3,15,000 क्यूसेक पानी पिछले 36 घंटों के दौरान छोड़ा गया है। और जैसे ही पानी छोड़ा जाता है और जलमग्न होते हैं इलाके, तो सबसे जो बड़ी बात होती है, सबसे खराब बात जो होती है, वो संपर्क मार्गों का टूट जाना होता है। बिल्कुल। उसके बाद प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो नावें उपलब्ध कराए और आबादी को शिफ्ट करे। एनडीआरएफ की टीमें इस काम में जोर शोर से लगी हुई हैं। नावें पर्याप्त मात्रा में हैं, जैसा कि जिला प्रशासन द्वारा हमें बताया गया है कि नावों की कमी नहीं है और तटबंधों की सुरक्षा भी की जा रही है। तो ये सारी सूरत हाल है। आबादी काफी अभी पानी में फंसी हुई है।
कुछ जो निचले इलाकों के जो लोगों को तो शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन जो अभी अपना घर छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं, खासतौर से मवेशियों को और अपने सामानों को, जाहिर है कि उन्हें मोह होता है, वो अभी भी वहीं फंसे हैं और नाव उनके आवागमन का एकमात्र साधन है। कुछ लोग तटबंध पर भी अपने मवेशियों के साथ आकर के झोपड़ी झुग्गी बना करके समय रह रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार बिहार में भी जो स्थिति है वो बहुत ही खराब है बाढ़ की वजह से। बढ़ेंगे आगे, और आज खासकर जो बच्चे हैं 10th क्लास के, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज सीबीएसई 10वीं की परीक्षा के नतीजे जारी करने वाला है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल इस बात की जानकारी दी थी। सीबीएसई 10वीं का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cbse-results.nic.in और cbse.nic.in पर जारी किया जाएगा। स्कूलों को पूरा रिजल्ट उनकी ईमेल आईडी पर मेल किया जाएगा और सीबीएसई अपने सभी रजिस्टर किए हुए छात्रों को उनके मोबाइल पर भी नतीजे भेजेगा। इसके अलावा आप 7738299899 पर एसएमएस करके भी रिजल्ट पता कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्पेस टाइप करके और 7738299899 पर एसएमएस भेजना होगा। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय की ऐप उमंग पर भी नतीजे चेक कर सकते हैं। इस बार 10वीं बोर्ड परीक्षा में 18 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण उन छात्रों के जिन्होंने 10वीं के एग्जाम दिए थे और आज वो रिजल्ट आने वाले हैं। इस बीच मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश में डिजिटल पढ़ाई से जुड़े प्रज्ञता दिशा निर्देशों को जारी किया। इन दिशा निर्देशों के तहत कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए हर रोज ऑनलाइन पढ़ाई की समय सीमा तय कर दी गई है। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए प्रतिदिन अधिकतम 30 मिनट की समय सीमा तय की गई है, जो कि अभिभावकों के साथ बातचीत और उन्हें निर्देश देने के लिए है। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी हर रोज 30 से 45 मिनट के अधिकतम 2 ऑनलाइन सत्र में ही शामिल हो सकते हैं, जबकि कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी 30 से 45 मिनट के अधिकतम 4 ऑनलाइन सत्र में पढ़ाई कर सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए दिन राज्य अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। प्रज्ञता दिशा निर्देशों को छात्रों के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जिसका मकसद घर से पढ़ाई कर रहे छात्रों को बेहतर ऑनलाइन या फिर डिजिटल शिक्षा मुहैया कराना है। ये दिशा निर्देश छात्रों के साथ साथ शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों, शिक्षक प्रशिक्षकों और अभिभावकों के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत इस वक्त जुड़ गए हैं। निशांत, 2 सवाल। पहला सवाल ये कि जिस तरह से आज 10th के रिजल्ट आने वाले हैं, उसको लेकर क्या कुछ ताज़ा अपडेट है, और दूसरा ये जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, खासकर जो स्क्रीन टाइम है उसको कम से कम किया जाए, कितना महत्वपूर्ण छात्रों के लिए? जी असीम, देखिए, जहां तक 10वीं की परीक्षा के परिणाम की बात है तो आज दोपहर बाद यानी 12 बजे के बाद सीबीएसई ने यह जानकारी दी है कि आफ्टरनून में यानी 12 बजे के बाद किसी वक्त रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और जैसा कि असीम आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार सीबीएसई ने जानकारी दी थी कि 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। तो उसी के तहत आज चूंकि 15 जुलाई है और 12वीं का रिजल्ट 2 दिन पहले यानी 13 जुलाई को ही घोषित कर दिया गया था। अमूमन जो सामान्य तौर पर जो परीक्षा होती है तो मई के आखिरी सप्ताह में या फिर जून के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन असीम आपको पता है कि इस साल ये काफी असामान्य या असाधारण परिस्थिति है और कोरोना महामारी की वजह से जो बची हुई परीक्षाएं थी उन्हें लगातार टाला गया। और हालांकि 10वीं की जो परीक्षा थी वो अगर देश भर की बात करें तो सभी विषयों की परीक्षाएं आयोजित की जा चुकी थी 19 मार्च से पहले। चूंकि जो परीक्षाओं के आयोजन को रद्द किया गया था वो 19 मार्च से के बाद जो होने वाली परीक्षाएं थी उन्हें ही रद्द किया गया था। तो ज्यादातर जो 12वीं के विषय बचे हुए थे उन्हीं को रद्द किया गया था, लेकिन 10वीं की सभी परीक्षाएं पूरी हो गई थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के कुछ जो छात्रों की कुछ परीक्षाएं जो हुई थी, जो बची हुई थी, उनको छोड़कर, तो उसको जो बाद में रीशेड्यूल किया गया तो उसी वजह से परिणाम की घोषणा में इस बार देर हुई है। अन्यथा मई और अगर प्रज्ञता की बात करें निशांत, तो देखिए असीम आपको पता है कि जो लॉकडाउन की वजह से देश भर के छात्र अभी अपने घरों से ही पढ़ाई करने को मजबूर हैं। तो ऐसे में जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं, तो इसका जो प्रतिकूल असर उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। तो ऐसे में एनसीईआरटी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक दिशा निर्देश तैयार करे
कि प्रतिदिन छात्र जी कितनी निशांत, देर तक ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है ताकि उसके स्वास्थ्य पर उसका प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। चलिए बहुत तो बहुत इसी के शुक्रिया निशांत इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला प्रज्ञता को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं छात्रों के लिए। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे कोरोना की। भारत में कोविड-19 की रोकथाम और इलाज से संबंधित उठाए गए कदमों की वजह से लगातार मरीजों के ठीक होने की दर बढ़कर अब 63% हो गई है। साथ ही देश में 20 राज्य ऐसे भी हैं जिनका रिकवरी रेट राष्ट्रीय दर से भी बेहतर है। तो वहीं मृत्यु दर भी दुनिया में सबसे कम दर्ज हुआ है। अब भारत में रोजाना संक्रमित मरीजों के नए मामलों में गिरावट देखी जा रही है, यानी प्रत्येक 10 लाख पर किए जा रहे जांच की संख्या के अनुपात में नए मामले पहले से कम आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्रों पर लगाए प्रतिबंध वापस लेने का फैसला किया है। भारी विरोध और कोर्ट के दखल के बाद ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला किया है कि वो ऑनलाइन क्लास करने वाले विदेशी छात्रों पर किसी भी तरह का वीजा प्रतिबंध नहीं लगाएगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT ने सरकार की योजना के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। The Democrats had their chance. And they blew it. But we're going to take care of DACA because I'm going to be doing, in the not too distant future, pretty soon, I'm going to be signing a new immigration action. Very, very big merit-based immigration action that based on the DACA decision, I'll be able to do. साथ ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही हांगकांग से तरजीही व्यापार का दर्जा भी छीन लिया गया है। ट्रंप ने हांगकांग में दमनकारी गतिविधियों और अत्याचार के लिए चीन को दोषी ठहराते हुए कहा है कि इस कानून से चीन को उसके किए के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए कई शक्तियां और मिलेंगी। Today I signed legislation and an executive order to hold China accountable for its oppressive actions against the people of Hong Kong. The Hong Kong Autonomy Act, which I signed this afternoon, passed unanimously through Congress. This law gives my administration powerful new tools to hold responsible the individuals and the entities involved in extinguishing Hong Kong's freedom. We've all watched what happened. Not a good situation. Today, I also signed an executive order ending U.S. preferential treatment for Hong Kong. Hong Kong will now be treated the same as mainland China. No special privileges, no special economic treatment, and no export of sensitive technologies. और वहीं अमेरिका ने एक बार फिर से WHO की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने व्हाइट हाउस की तरफ से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि चीन का WHO पर काफी गहरा और बुरा प्रभाव है। अमेरिका का WHO के प्रति सहयोग के बावजूद भी ऐसा है। ट्वीट में आगे कहा गया है कि हमने कोई गलती नहीं की है, हमने चीन को इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया है। World Trade Organization, and we've been I guess as tough as you can get on World Health. We withdrew our money. We told them we're getting out. Doesn't mean that someday we won't go back in. Maybe we will when it's correctly run, but they made a lot of bad predictions and they said a lot of bad things about what to do and how to do it, and they turned out to be wrong. And they were really a puppet of China. And make no mistake, we hold China fully responsible for concealing the virus and unleashing it upon the world. They could have stopped it. They should have stopped it. Would have been very easy to do at the source when it happened. In contrast, Joe Biden's entire और हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित झा हैं वाशिंगटन से। ललित, दो सवाल वही कि एक तो ये कि जिस तरह से WHO को बार बार जो एक निशाना लगाते रहे हैं ट्रंप, और उन्होंने आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि ये कठपुतली के तौर पे काम कर रहा है, तो इसके हवाले से क्या कुछ आप बता सकते हैं? और चीन को खासकर हांगकांग को लेकर जो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया गया है, इसका क्या कुछ मतलब है? जो हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट है, जो यूएस कांग्रेस के दोनों अंग सेनेट एंड हाउस ने यूनानिमसली पास किया था, आज उसको उन्होंने साइन किया, आज लॉ बन गया है। उसी के तहत उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया जिसमें कि जो यूएस की कंपनीज हांगकांग में थी या हांगकांग को जो प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मिलती थी चीन के अलग से यूएस की तरफ से, वो आज से बंद कर दी गई है। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान चीन को ये हो सकता है कि यूएस की कंपनी जो वहां पे हैं हांगकांग में, वहां से जल्दी मूव आउट कर जाएंगी। जी
ओके, और हमारे साथ अमृतपाल भी जुड़े हुए हैं। अमृत, जिस तरह से ये जो साइन किया गया है, खासकर ये कहा जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे है साइन किया गया है, अमेरिका लगातार इस बात को कहता रहा है कि जो स्वायत्तता है वो बरकरार होती रहनी चाहिए, वो होते रहना चाहिए बरकरार, खासकर हांगकांग को लेकर। इस ऑर्डर को चीन किस तरह से ले और इसके क्या कुछ मतलब निकाले जाए? देखिए, ये एक तरह की सैंक्शन ही है चीन पर, क्योंकि हांगकांग को अलग प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता था, क्योंकि वो एक तरह का ऑटोनोमस रीजन था और जिसको वन कंट्री टू सिस्टम्स करके देखा जाता था। पर अब जब राष्ट्रपति ट्रंप ने ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और ये जो लेजिस्लेशन यूएस कांग्रेस ने अप्रूव किया, उसको साइन करके उसको लॉ बना दिया, तो क्लियरली अब वही ट्रीटमेंट्स लगेंगे हांगकांग पर जो मेनलैंड चाइना पर लगते हैं। आज जब रोज गार्डन से अपनी वो प्रेस वार्ता कर रहे थे या प्रेस से मुखातिब हो रहे थे, उन्होंने कहा, ये बड़ा साफ किया कि अब हांगकांग पर भी वही लॉज वही जो तरीका लगेगा जो मेनलैंड चाइना के साथ डील करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो अमेरिकी कंपनियां जो व्यापार कर रही थी हांगकांग के साथ, उस पर बहुत बड़ा चाइना को एक रोक लगेगी और चाइना को चोट लगेगी उस व्यापार के थ्रू। लेकिन ललित, एक आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से वीजा को लेकर जिस तरह से अपने फैसले को वापस लिया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? खासकर उसमें बहुत सारे भारतीय बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। जी, करीब 2 लाख भारतीय जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे अमेरिका में पढ़ते हैं, और जो 6 जुलाई की जो ऑर्डर थी आइस की, जो यूएस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की, उसके हिसाब से काफी लोगों को वापस जाना पड़ सकता था। आज आप जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज बंद हैं, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज प्रयास कर रहे हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स है उसके तहत सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस करें। जो 6 जुलाई की ऑर्डर थी उसके हिसाब से जो जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं उनको मिनिमम एक ऑनलाइन क्लास, एक फिजिकल क्लास करनी पड़ेगी यूएस की वीजा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, नहीं तो या तो उनको वापस नहीं आने दिया जाएगा, नहीं तो वो डिपोर्ट भी हो सकते हैं। तो इसके खिलाफ काफी करीब 17 स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया प्लस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, साथ साथ कई सारी यूनिवर्सिटीज ने कोर्ट में केस फाइल किया था। तो उस कोर्ट की हियरिंग आज थी। हियरिंग की शुरुआत में ही जो जज हैं उन्होंने कहा, अनाउंसमेंट किया कि इसके बारे में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और यूनिवर्सिटीज के बीच में फैसला हो चुका है, और जो पहली वाली जो चीज थी वो बरकरार रहेगी। तो इस फैसले से कहीं ना कहीं ललित, जो लाखों छात्र हैं खासकर इंडियंस और बाकी जो भी छात्र हैं उन्हें काफी फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ललित, वॉशिंगटन हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ अमृतपाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताजा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्ते इंडिया। नमस्ते। सुरक्षा नियमों की जानकारी बिजली तूफान में आपकी जान बचा सकती है। सबसे पहले पूरी तरह से बंद इमारत या वाहन के अंदर जाने की कोशिश करें। ट्रैक्टर, रिक्शा, मोटरसाइकिल जैसे खुले वाहनों का उपयोग न करें। लोहे की छप्पर, खुली पार्किंग, बन रही इमारतें और ढके हुए बरामदे सुरक्षित शरण स्थान नहीं है। पेड़